कल हमने किए थे PYQs, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो कि डे 28 वाले वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। आज डे 29 है, तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि बात करता है हाई कोर्ट की। एक ही वीडियो में पूरा हाई कोर्ट कंप्लीट किया है, और बैरेक्ट ये वीडियो देखने के बाद आपको बैरेक्ट बिल्कुल खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट मैंने इसी में बता रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो बात करते हैं आर्टिकल 214 की, जो कि बात करता है हाई कोर्ट फॉर स्टेट। डेफिनेटली देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 215 की, बात करते हैं हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट क्या है? एक तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब एवरी हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसके दो इफेक्ट हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको क्यों बोला जाता है कि ये कैसे होगा? ये हाई कोर्ट के जजमेंट्स और रिकॉर्ड्स परमानेंट और किस रूप में? एविडेंशियल वैल्यू रखते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट को अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी पर्सन को पनिश करने की पावर है, इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। आर्टिकल 216 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट में कौन कौन है? एक तो चीफ जस्टिस है और अदर जजेस हैं। अदर जजेस मतलब जितने जजेस की रिक्वायरमेंट होगी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 217 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट कैसे होगा और क्या क्या कंडीशन होगी हाई कोर्ट जजेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। इनका अपॉइंटमेंट जो होता है, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन कंसल्टेशन किससे करता है? CJI से कंसल्टेशन करता है, ठीक है। और रिलेटेड स्टेट के गवर्नर से करता है। जैसे अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट के लिए हाई कोर्ट अलग अलग है, तो वहाँ पे जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ के गवर्नर से कंसल्ट करेगा, CJI से करेगा। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उससे भी कंसल्ट किया जाएगा अदर जज का अपॉइंटमेंट होने की कंडीशन में। चीफ जस्टिस से कब कंसल्ट किया जाता है? कोई दूसरे जज है, ठीक है, तो उसके लिए कंसल्ट किया जाएगा। रिटायरमेंट की जो एज दे रखी है वो सुप्रीम कोर्ट में है 65 और हाई कोर्ट में है 62। सुप्रीम कोर्ट की हालांकि इस वाले में आर्टिकल में नहीं दे रखी, लेकिन मैंने ऐसे समझने के लिए लिख दी ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हाई कोर्ट की 62 ईयर्स है, और प्रोवाइडेड दे रखा है कि अगर रेजिग्नेशन दिया जाता है तो किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, वो भी इन राइटिंग में दिया जाएगा। और रिमूवल कैसे होता है? प्रेसिडेंट करता है, बट प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा? आर्टिकल 124 का क्लोज 4 और 124 का ही क्लोज 5 के अकॉर्डिंग रिमूवल किया जाएगा हाई कोर्ट के जजेस का। क्लोज C बात करता है जज के ट्रांसफ़र की कंडीशन की पोस्ट वैकेंट मानी जाएगी। अगर वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसकी पोस्ट डेफिनेटली वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड बात करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया तो कंपलसरी है, होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया की टेरिटरी में एटलीस्ट कितने साल? 10 साल तक वर्क किया होना चाहिए जुडिशियल ऑफिस में। और B क्लॉज बात करता है कि एटलीस्ट 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो तो जज बना जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एज का अगर डिस्प्यूट चल रहा है कि कितने टाइम तक रखना है या जो भी, तो इसमें एज का डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? प्रेसिडेंट, लेकिन CJI की ओपिनियन से लेगा, ओपिनियन लेगा, लेकिन डिसीजन फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट का फाइनल होगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 218 की। आर्टिकल 218 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। सर्टेन प्रोविजंस है, रिलेटिंग किससे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज को भी सुप्रीम कोर्ट जज की तरह पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की गई कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल प्रोसीजर से ही हटाया जाएगा। दोनों का रिमूवल प्रोसेस सेम ही रहेगा, जैसे आर्टिकल 124 क्लोज 4, 124 क्लोज 5, जिसे अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। तो 124 क्लोज 4 बात करता है जज रिमूवल का प्रोसेस की, 5 बात करता है पार्लियामेंट इस प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकती है। इसी सेम प्रोसेस होगा दोनों में जज को रिमूव करने का। आर्टिकल 219 बात करता है ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ओथ और अफर्मेशन किसके सामने ली जाएगी? गवर्नर के सामने, या फिर गवर्नर किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा उनके सामने। और इसका फॉर्म जो दिया जाता है 3rd शेड्यूल में दिया जाता है। अब तक तो आपको लर्न हो गया ही होगा, ठीक है। आर्टिकल 220 बात करता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। परमानेंट जज आप बन गए हो तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट का परमानेंट जज रह चुका है या फिर रिटायरमेंट के बाद, रेजिग्नेशन के बाद, तो जहाँ पर रह चुका है वहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया है और फिर रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उसके बाद क्या होगा कि वह सेम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जिसमें वह जज था, या फिर वह किसी दूसरे ऐसे हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता जिसमें वह जज रह चुका है। नेक्स्ट है जनरली किसी अदर कोर्ट अथॉरिटी के सामने भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन वह
कहाँ पे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है और उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है जिसमें वह जज नहीं रहा है। ठीक है, जहाँ पे वर्क कर चुका है वहाँ पे नहीं रहे करेगा, लेकिन एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में तो प्रैक्टिस कर ही सकता है। ठीक है, आर्टिकल 221 सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करता है। तो सैलरीज पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, तब तक किसके हिसाब से चलेगी? सेकंड शेड्यूल के हिसाब से, जब तक पार्लियामेंट नहीं कर लेता है। आर्टिकल 222 बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एक हाई कोर्ट से राजस्थान से यूपी या फिर राजस्थान से बिहार, कहीं मतलब एमपी वगैरह कहीं भी ट्रांसफ़र करना है तो इसमें क्या होगा? प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, कंसल्टेशन जरूरी है सीजीआई से। ठीक है, अब ट्रांसफ़र हो गया, इसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है? उनको कंपनसेटरी अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसको ट्रांसफ़र किया गया ना जिस जज का, उसको कंपनसेटरी अलाउंसेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 223। आर्टिकल 223 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग वर्ड से ही पता चल रहा है कि उसको एक्ट करना है चीफ जस्टिस का। तो इसके लिए क्या करना होगा? अगर हाईकोर्ट को चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो वैकेंसी पे गया है, एब्सेंस है, या फिर किसी इनएबिलिटी के कारण वह प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसी हाईकोर्ट में किसी दूसरे जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, उसको उसका एक्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट है 224 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस का? प्रेसिडेंट करता है। क्यों करता है? कि हाई कोर्ट में वर्क बढ़ गया तो एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इनका ईयर जो होता है वो मैक्सिमम 2 ईयर्स होता है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं किया जाएगा। और अगर जज एब्सेंट है तो भी एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जाएगा जब तक ओरिजिनल जज वापस नहीं आ जाता है। ठीक है, और इसमें एज जो लिमिट होगी वो 62 ईयर्स होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आर्टिकल 224A बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट रिटायर्ड जज को कहाँ बिठाएंगे अपन? हाई कोर्ट में। तो रिटायर्ड जज होंगे, उनको चीफ जस्टिस जो होगा वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट की कंसेंट से रिटायर्ड जज की रिटायर्ड जज की कंसेंट भी होनी चाहिए, फिर आप उनको हाई कोर्ट में बिठा सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट किया हुआ है, काफ़ी सारे क्लोजेस वगैरह थे, उनको बिल्कुल शॉर्ट करके लिखा है मैंने। आर्टिकल 225 बात करता है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट मतलब जो कमेंसमेंट से पहले बनी, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले बनी ना, वो तब अभी तक कंटिन्यू रहेगी। एग्जिस्टिंग पावर उसकी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। आर्टिकल 226 रीट्स की बात करता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रीट्स। में टोटल क्लोजेस दे रखे 4। सबसे पहला बात करता है रीट के जुरिस्डिक्शन की, कि रीट का जुरिस्डिक्शन कितना होगा। हर हाई कोर्ट को पावर है कि वह अप्रोप्रिएट केसेस में क्या करेगा? डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, रीट्स जारी कर सकता है। जिसमें कौन कौन सी रीट्स होगी? 5 रीट्स होगी। ठीक है, ये रीट्स कौन कब जारी कर सकते हैं? कि पार्ट 3 जो बात करता है फंडामेंटल राइट उनके एनफोर्समेंट के लिए, या फिर एनी अदर लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए की जा सकती है। ठीक है, सेकंड बात करता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। पहले रीट का जुरिस्डिक्शन देख लिया, आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जहाँ कोज ऑफ एक्शन होली या पार्टली अराइज हुआ है वहाँ पे उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, और थर्ड बात करता है कि इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उसका टाइम कब आउट हो जाएगा? जब आपने जो डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी दे दी, या फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट की फर्निशिंग के बाद 2 हफ्ते के बाद उसके टाइम लिमिट हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद आप इंटरिम ऑर्डर नहीं फॉलो कर सकते, नहीं दे सकते। क्लोज 4 बात करता है कि हाई कोर्ट की रीट पावर और सुप्रीम कोर्ट की रीट पावर एक दूसरे को ख़त्म नहीं करती है। ठीक है, इसका एक केस लो है, सिर्फ एक ही केस लो, ऑलमोस्ट केस लो सुप्रीम कोर्ट में लिखवा दिए थे वो कि वही है सेम लगभग। इसमें थोड़ा एक अलग केस था, ये वाला है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 226 और 227 के तहत हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है ये, इसमें ऐसे बात करिए। आर्टिकल 226 ए जो है रिपील्ड हो चुका है, जिसकी हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ नॉट टू बी कंसीडर्ड इन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 226। ये रिपील्ड हो चुका है, 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 में रिपील्ड हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 227 की। 227 बात करता है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवरऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। सुपरिंटेंडेंट मतलब हाई कोर्ट की जो स्टेट के जितने भी कोर्ट्स होंगे, सबऑर्डिनेटेड कोर्ट्स होंगे, उन पे पावर है। मतलब एवरी हाई कोर्ट अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले सभी कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स होंगे, सभी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स पर सुपरिंटेंडेंट करता है। मतलब क्या करता है, ये इसमें बैरक में नहीं दे रखा है, मैंने खुद लिखा है कि अपनी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर या रूल्स का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जुडिशियल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ सुपरिंटेंडेंस करता है हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि हाई कोर्ट उनसे क्या कर सकता है? रिटर्न मंगा सकता है। ठीक है, जनरल रूल्स और फॉर्म बना सकता है उनके अंदर, और बुक और एंट्रीज को रख सकता है उनकी। ओके, और थर्ड क्लोज बात करता है कि हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए रूल्स और फॉर्म्स जो बनाए हैं उनको लागू करने के लिए सबऑर्डिनेटेड कोर्ट में प्रॉपर अरेंजमेंट किए जा सकते हैं।
किस तरीके से लागू करना है, कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ये आर्म फोर्सेस पर अप्लाई नहीं होता है। ओके, आर्टिकल 228 बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। बहुत सारे केसेस है जो हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करने जाएंगे, तो इसमें ये देखा जाएगा कि उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उस केस को अपने पास विड्रॉ कर लेगा, डिसाइड करेगा या रिटर्न करेगा, लेकिन इसका डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैरेक्ट में तो काफ़ी लंबी लैंग्वेज दे रखी थी, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको शॉर्ट करके लिखा, जो नेसेसरी पार्ट था वो मैंने लिखा, और लेकिन स्किप कुछ भी नहीं हुआ है। आर्टिकल 228A जो कि रिपील्ड हो चुका है, वो कौन सा अमेंडमेंट रिपील्ड हुआ, 43 अमेंडमेंट 1977 में रिपील्ड हो चुका है। आर्टिकल 229 बात करता है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट। चलिए, कौन कौन से ऑफिसर्स, देखो चीफ जस्टिस क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है, प्लस वो क्या क्या करता है, सर्विस रूल्स भी चीफ जस्टिस ही बनाता है, और सैलरी अलाउंसेस और लीव प्लस पेंशन कौन अप्रूव करता है, गवर्नर का अप्रूवल जरूरी है इसके अंदर। और हाई कोर्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उससे चार्ज होते थे कंसोलिडेटेड फंड से, हाई कोर्ट कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होते हैं। आर्टिकल 230 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। हाई कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन का एक्सटेंशन है वो यूनियन टेरिटरी तक भी रहेगा। पार्लियामेंट की पावर है कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यूटी तक भी रहेगा, मतलब यूनियन टेरिटरी तक भी रहेगा। आर्टिकल 231 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। कई बार आपने अब सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है, तो इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो एक ही हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट्स और यूटीज़ पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी आर्टिकल 227 के अकॉर्डिंग होगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 3 बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो होगा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ये। आर्टिकल 232 रिपील्ड हो चुका है 1/11/1956 से, ठीक है। बड़ी सी बैरेक्ट को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया गया है, इसमें एक एक क्लोज को मतलब काफ़ी शॉर्ट किया है और ट्रिक के साथ में, जिससे कि बिल्कुल जल्दी लर्न हो जाए। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। रीट का उसमें सुप्रीम कोर्ट में बताया था, सुप्रीम कोर्ट में सारे केस लॉ वगैरह सारे क्लियर आइडेंटिफाई कर रखे थे, तो वो उस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन के लिए जुड़े रहे मेरे साथ में।